नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में खासतौर से आज बात करेंगे, जानकारी देंगे आपको बिहार को आखिर किस तरीके से रेलवे ने दिया एक बड़ा उपहार और जो तमाम लोग हैं अब अपनों के साथ त्योहार मना सकेंगे। साथ ही बात करेंगे भारत की जीत को लेकर भी। जी हाँ, एक बार कोई भी मैदान हो, भारत हमेशा विजयी भाव रहा है और एक बार फिर से वही विजय गाथा जो है हमने देखी भी है। और साथ ही आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में किस तरीके से गाजा संघर्ष की अगर बात की जाए, क्या कुछ शांति या विराम वहां पर होने वाला है या नहीं, तमाम खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार को मिली रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 7 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रदेश में ट्रेन यात्रियों का सफर होगा तेज, आरामदायक और सुविधाजनक। आज दिल्ली प्रदेश भाजपा को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के करूर में भगदड़ वाली जगह का लिया जायजा। हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति जताई संवेदना। एशिया कप में भारत का बजा डंका। पाकिस्तान को मात देते हुए 9वीं बार खिताब पर जमाया कब्जा। देश भर में जश्न का माहौल। बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों को और स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अहम बैठक आज। गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से रेलवे ने बिहार को एक अच्छा उपहार दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार को एक ही बार में तेज रफ्तार वाली जो ट्रेनें हैं और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इससे दूर दराज के यात्रियों को राजधानी और बड़े शहरों तक पहुंचना आसान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अमृत भारत एक्सप्रेस को देश में आम और मध्यम वर्ग की पसंदीदा ट्रेन माना जा रहा है। अभी तक देश भर में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, जिनमें से 10 बिहार से थी। अब 3 और ट्रेनों के शुरू होने के बाद ये संख्या 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से होंगी। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में 4 नई गाड़ियां आरंभ हुई हैं, जिसमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया गया। इन नई ट्रेनों में दरभंगा से अजमेर, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और छपरा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। इससे बिहार के सभी नागरिकों को सुविधा मिलेगी। बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया। 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार की अगर बात की जाए, जो सफर है वो बहुत ही आधुनिक अब होता जा रहा है और लोगों को इसके चलते सुविधा भी होगी। आपको बता दें, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को 7 नई ट्रेन देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार को विकास के पंख लगेंगे। वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए।
तो ना सिर्फ जब विकास को रफ्तार मिल रही है बल्कि आम लोगों के लिए किस तरीके से आरामदायक होगा और जो सफ़र है वाकई वो और ज़्यादा सुहाना भी होगा। त्यौहार सीज़न जो है वो चल रहा है और ऐसे में ज़ाहिर तौर पर कनेक्टिविटी जो है और बेहतर नजर आएगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हमने देखा रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इसको एक बड़ा उपहार माना जा रहा है बिहार के लिए। ना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो हमारी ट्रेनें हैं इसमें 15 में से 13 जो हैं वो बिहार से जब उनका संचालन की बात कही जाती है तो किस तरीके से ना सिर्फ बिहार बल्कि कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ रही है, पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनको भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। देखिए, किसी भी राज्य में का विकास कितना बेहतर हो रहा है ये वहां की कनेक्टिविटी से भी पता किया जा सकता है। जब राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान होगा। उद्योग व्यापार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गया में रहता है और कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो डेली अप डाउन करके पटना में नौकरी कर सकता है। तो इस तरीके से जब रेलवे का नेटवर्क डेवलप होता है, इस तरीके से जब आवागमन की सुविधा डेवलप होती है तो इसका सीधा सीधा जो असर है वो वहां की अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। और जब बात करें अमृत भारत ट्रेनों की तो इतनी बेहतरीन ट्रेनें जो बिहार से चल रही हैं, पटना मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए या हैदराबाद के लिए भी ट्रेनें शुरू की गई है। इसके अलावा जो लोकल ट्रेनें शुरू की गई, इससे आम लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। जो एक ट्रेन और बिहार शरीफ शुरू की गई है, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, उसमें उस रूप में ट्रेन के परिचालन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन शुरू की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी है जो रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी है और उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये सहूलियत जब हम कह सकते हैं मधुरेश त्योहारी सीजन में मिल रही है, दुर्गा पूजा का समय है और आने वाले समय में दिवाली और छठ पर भी हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि लोगों को पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब हम कह सकते हैं और आसानी जो है वो जाहिर तौर पर होगी यात्रा से। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, छठ का खास करके जो वक्त होता है वो ऐसा वक्त होता है जब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचते हैं और जो बिहार के बड़े शहरों के लोग हैं वो भी अपने गांव की तरफ लौटते हैं। और कई बार ये समस्या होती है, लोग दिल्ली से या बॉम्बे से या किसी दूसरे बड़े शहर से पटना तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनको अपने घर जाना होता है, छोटी जगहों पे जाना होता है, गांव जाना होता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बसेस में टिकट नहीं मिल पाते हैं या जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है वो काफी कॉस्टली हो जाता है। ऐसे में जब नई पैसेंजर ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है तो निश्चित रूप से ये जो त्योहारी सीजन है अभी से लेकर के छठ तक का जो वक्त है ये आम लोगों को बहुत राहत पहुंचाएगा। जो बड़ी शहरों से लोग पटना पहुंच रहे हैं, अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही जो छोटे शहरों से जैसे बरबीघा से या बिहार शरीफ से कोई पटना आना चाहता है तो तय समय के अंदर वो पटना पहुंच सकता है, अपना काम दिन भर निपटा करके और शाम को घर वापस जा सकता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आबादी को दिवाली, छठ और दशहरा के पर्व पे बहुत बड़ा तोहफा मिला। जी बिल्कुल, और खासतौर से मधुरेश, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जहां जिस क्षेत्र में जब हम रेलवे का हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से वहां डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसकी बानगी हमें नजर आती है। लेकिन मेट्रो सिटीज से जोड़ना और वहां की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ हम कह सकते हैं मेट्रो सिटीज से जो लोग बिहार पहुंचेंगे बल्कि बिहार से जिन्हें मेट्रो सिटी का रुख करना होगा, दिल्ली की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके लिए और नए अवसर जो हैं उसके जरिए वो भी अब आसान होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जिस तेजी से बिहार की प्रगति हो रही है, जिस तेजी से पटना का एक्सपेंशन हो रहा है, पटना के 100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है। कारण यह है कि अगर आप पटना से बिहटा की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है जो जल्द ही जिसकी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा पटना से एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण बिहटा तक किया जा रहा है। तो जो एक्सपेंशन है वो काफी तेजी से पटना का बिहटा की तरफ हो रहा है, पटुआ की तरफ हो रहा है या फिर और भी बख्तियारपुर की तरफ हो रहा है। तो जब इस तरह की रेलवे नेटवर्क की सुविधा बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो जो लोग पटना का जो लोड है, जो खास शहर का लोड है, वो भी डिस्पर्स होता है और जो आसपास के एरिया है वो भी डेवलप होते हैं। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बेहतर होने से कम्युनिकेशन बेहतर होता है। वो पटना शहर में जो मेन टाउन है वहां पर आकर के अपने रोजमर्रा के कामों को कर सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो डेली ट्रैवल कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसमें उनको बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी।
जी बिल्कुल मधुरेश, और इसके साथ साथ हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो अश्विनी अशरफ ने उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि एक दशक पहले की जब हम बिहार की बात करते हैं, जिस तरह का बजट आवंटन होता था वो हर कोई जानता है। आज के समय में कहीं ना कहीं फोकस जो है विकास का वो नजर आता है जब हम बिहार की प्रगति को देखते हैं तो। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इसके बाद अमृत भारत ट्रेन चल रही है, जो दूसरी ट्रेनें हैं उनकी टाइमिंग बेहतर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रॉपरली पता है कि मेरी ट्रेन इतने बजे आ रही है, वो लेट लतीफ नहीं हो रही है। अगर कोई नेचुरल कोई इशू ना हो, जैसे कोहरा वगैरह ना हो, तो ट्रेनें बिल्कुल टाइम पे बिहार में चल रही है। ये आज से 1 दशक 2 दशक पहले ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। ट्रेनें लेट लतीफ हुआ करती थी, लोगों को और ट्रेन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज की डेट में रेलवे की जो फैसिलिटीज है वो काफी डेवलप हो गई है, सुरक्षा प्रॉपर है। आपके एक ट्वीट, आपके एक फोन कॉल पे और ट्रेन के में आपको किसी तरह की अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान मिल रहा है। और ट्रेनें भी जो है वो विश्व स्तरीय प्रोवाइड की जा रही है। जिस तरीके से अभी सम्राट चौधरी बता रहे थे कि 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट केवल इस साल रेलवे के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट राज्य में होता है तो उसका असर यहाँ के लोगों से भी देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था भी जो है वो बेहतर होती है, लोगों के पॉकेट में पैसा आता है और जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। जी, और खासतौर से मधुरेश, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो काम है वो वाकई हो रहा है, उसका जिक्र भी हमने देखा था, रेलवे मंत्री ने किया था कि किस तरीके से न जाने कितनी ही अभी जो प्रोजेक्ट हैं जिन पे लगातार काम हो रहा है, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अब पूरे हो चुके हैं। तो पहले इस तरह की शायद तस्वीर हमें नजर नहीं आती थी कि कई ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पूरे हो गए हों। ये लगता था कि शायद जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो चल ही रहे हैं। लेकिन अब जो जनता है वो देखती है कि कैसे प्रोजेक्ट जो है, जो कहा गया था वो करके दिखाया गया है। बिल्कुल, देखिए एक वक्त था जब आप पटना से गया एक 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाते थे ट्रेन में ट्रैवल करने में। आज वही बिहार है जो जहां की मढ़ौरा में इंजन का निर्माण किया जा रहा है और वो अफ्रीकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें आप मधेपुरा प्लांट की, मधेपुरा से भी इंजन बनाए जा रहे हैं, रेल कोचेस बनाए जा रहे हैं और वो पूरे देश में और पूरे विश्व में उसकी सप्लाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी छवि है ये बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा कई ऐसे जो रेलवे फाटक थे जहां पर घंटों जाम लगा करता था, आज के डेट में वहां पर बड़े ब्रिज का निर्माण कर दिया, रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया। इसके अलावा एक्सपेंशन हुआ है, रेलवे कॉरिडोर्स का एक्सपेंशन हुआ है। पहले हम सुनते थे कि किसी शहर के बाहर में रिंग रोड बन रहा है, आज रेलवे रिंग रोड ये बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है। शहर के चप्पे चप्पे के में अगर कहीं भी आपको जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, इंटरसिटीज की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हुई है बिहार में। 1 दशक पहले ये एक महज एक सोच हो सकती थी, एक ख्वाब हो सकता था कि आप इतने आराम से पटना से किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो शायद जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आज सच होता हुआ नजर आता है। रेलवे की अगर बात की जाए और उसके चलते ही जो विकास है उसको भी गति मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे देश की अगर बात की जाए, जो रफ्तार हमारी रेलवे ने पकड़ी हुई है, ये सिर्फ रेलवे की रफ्तार नहीं है बल्कि विकास की रफ्तार है जो कि लगातार तेज होती हुई नजर आती है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जांचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय बाद राघवगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का बहुत महत्व होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी में कार्यालय बनना और अपने आप में ये काफी ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। हमारे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई है। सालों बाद देश की राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनकर के तैयार हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा ही भव्यता का भी और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। तो दिल्ली में बने भाजपा कार्यालय में विधि विधान के साथ हवन हुआ। इस हवन में दिल्ली सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत ही ये सौभाग्य है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने, हमको हमारे गृह मंत्री जी ने, राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक अच्छा कार्यालय यहाँ पर दिया है। आज शाम को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, हजारों कार्यकर्ता इसमें आएंगे, तो बहुत ही खुशी है। और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी दीनदयाल मार्ग स्थित बीजेपी के नए ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यालय ऐसा केंद्र होता है जहां से भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं, अंत्योदय तक अपने बातों को पहुंचाने की प्रेरणा लेते हैं। आज सरकारी भवन से भारतीय जनता पार्टी अपने निजी भवन में प्रवेश करेगी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। यहां से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जनता के हितों की योजनाएं, जनता के हित के काम, जनता के हित के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की प्रेरणा लेगा। और इसी कड़ी में भाजपा सांसद मानसी स्वराज ने भी इस अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है। दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इतने वर्षों बाद आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में भी है। जब दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है तो आज यहाँ पर नए कार्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी खुशी जताई। कमलजीत सहरावत ने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है। भाजपा कार्यालय से कार्यों को गति मिलेगी और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। आज दिल्ली के सातों सांसद, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे हमारी कार्य को गति मिलेगी और हम और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कार्यालय हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है। आज बहुत शुभ दिन है कि दिल्ली के भाजपा कार्यालय का पूजन हुआ है और शाम को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पहले हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है। आज बहुत शुभ दिन है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का पूजन हुआ है और शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभ उद्घाटन करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु के करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने करूर वैली में मची भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि टीवीके यानी तमिलनाडु विक्ट्री
कचकम प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनका फिलहाल सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु के करूर में उस जगह भी पहुंचे जहां ये हादसा हुआ था। इसके साथ साथ जो भगदड़ में घायल हुए हैं उनसे मुलाकात भी की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और जायजा लिया उस जगह का भी जहां पर भगदड़ मची थी और उसी वजह से इस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। और आइए बात करते हैं भारत की जीत की। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी को 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, खासतौर से जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने भारतीय टीम को एशिया कप की खिताबी जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर भारत की खिताबी जीत से जहां पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दुबई में भी टीम इंडिया की जीत में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। दुबई में मौजूदा भारतीय क्रिकेट फैन से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ इस समय है भारतीय फैन जो जीत का जश्न मना रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जीत को? चक दे इंडिया, मुकाबला था ही नहीं, हम जीत गए थे। जो सूर्य कुमार यादव ने अपने इंटरव्यू में बोला है, स्किल लेवल हमारा यहाँ है, इनका यहाँ है, ये ग्रो ही नहीं करना चाह रहे। प्रॉब्लम इनकी यही है। हमारे 60% 70% स्किल में भी अगर हमारी टीम खेल लेती है ना, जीत जाती है। ये टीम जो हमारी इंडिया की जो है, ये एकदम परफेक्ट टीम नहीं है। ये तो नए बच्चों को मौका दिया है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, ये फ्यूचर की टीम है, तो फ्यूचर बिल्डिंग हो रही है बेसिकली। एंजॉयिंग, आई वाज वही, क्योंकि नई टीम है, आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड एंग्शियस आज स्टार्टिंग से कि क्या होने वाला है। बैटिंग की स्टार्टिंग में तो और बहुत डर लग गया था, बट एट द एंड ऑब्वियसली होपिंग फॉर द बेस्ट, और बहुत ही अच्छा हुआ। बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। आई थिंक बोथ द टीम्स प्लेड वेल, एवरीवन एंजॉयड द गेम। यस, इंडिया को तो यार तिलक, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंडिया का कॉन्फिडेंस, सबको ऑडियंस का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। कैसा भी जीतेगा, 10 बॉल भी 50 रन भी वो मारेगा, ऐसा कॉन्फिडेंट वो मिडिल से लेके आई। कांग्रेचुलेशन पूरे इंडिया को। देखिए, बहुत फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के गेम में। ये खाली सोशल मीडिया वाली लड़ाई नहीं होती है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को पता है हमने क्या किया, आप वहाँ पे चिल्ला के चल रहे, 5 गिरा दिया, 6 गिरा दिया, भाई दिख रहा है। आज 11 गिरा दिए और लगातार तीसरा गिरा है। बार बार रोते रहते हो यार, गेम खेलना है, गेम खेलो। क्लोज मैच था, लेकिन पता था इंडिया जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि इंडिया इतना अच्छा प्लेयर्स है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेलिब्रेशन कर रहे थे, 3 विकेट हो गया, पूरा मैदान नाप दिया, अभी क्या हुआ? बस उनकी हेकड़ी निकल गई। बस 20 ओवर में 20 रन में 3 विकेट हो गए थे, बड़ा खुशियां मना रहे थे। बस धीरे धीरे उनकी हवा निकल गई। ये देखिए, फैंस की खुशी है। चक दे इंडिया के यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं और भारतीय की इस टीम की जीत का जो है सेलिब्रेशन चल रहा है। उम्मीद करेंगे सेलिब्रेशन ऐसे ही चलता रहे। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है कि वो एशिया कप का चैंपियन बनने में कामयाब रहा। कैमरा दुबई के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दुबई। तो ना सिर्फ दुबई बल्कि देश में भी इस तरह का जो जश्न है वो देखने को मिला भारत की जीत पर। वहीं भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीतने के बाद बड़ा ऐलान किया।
मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैच की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से, पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। आपको बता दें, भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य अधिकारी से भी ट्रॉफी नहीं लेने दिया गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट भी किया। इस बीच नकवी ट्रॉफी लेकर ग्राउंड से चले गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसे जेस्चर बनाया मानो कि वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। उधर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बताया कि हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी चीफ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी या मेडल स्वीकार नहीं किया। Who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. तो आखिर किस तरीके से जो जीत है वो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से, जैसा प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके साथ ही इसकी ईमानगी भी हमें देखने को मिली। फिलहाल अब जो खासतौर से ट्रॉफी की बात कही जा रही है उस पर और जानकारी भी हम लेंगे। हमारे संवाददाता दुबई से मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज़ रूम से गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, पहले आपके पास आना चाहूँगा, वो हाई वोल्टेज ड्रामा आपने वहाँ से देखा और उसके बाद जो स्थिति सामने आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी जो पाक अधिकारी है उनसे हम ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया यहां भी पाकिस्तान का देखने को मिला एक बार फिर। पाकिस्तान को भारत ने वैसे ही हरा दिया था। 3-0 का जो उनका टास्क था, हैट्रिक लगाई थी, जीत की, एशिया कप जीता। लेकिन उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शुरू हुआ वो एक चौंकाने वाला पूरा का पूरा प्रकरण था। जिस तरह से एक बार फिर से देखने को मिला किस तरह से दोहरा मापदंड वहां पर अपनाया गया। जब उन्हें पता था कि नो हैंडशेक की रणनीति चल रही है पहले से ही, ये सारी चीजें क्लियर है, तो मोहसिन नकवी को क्यों लेकर के आए। वहां पर और भी जो डेलीगेट थे वो मौजूद थे। अबू धाबी से एक शेख थे जो वहां पर एमिरेट्स मेंबर्स थे, वो मौजूद थे, आप उनसे दिला देते। उन्होंने बोला उनके अलावा किसी से भी आप दिला दीजिए, हम ले लेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान भी लेट जो था वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचा। पहले बॉल वहां से शुरू हुआ, उनको बुलाना पड़ा, उसके बाद ये एपिसोड उसमें आया और उसके बाद देखिए नकवी साहब अपना लेकर के उसको चलते बने जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतने बड़े एसीसी के अगर आप चेयरमैन है, पीसीसी चेयरमैन है, तो आपको एक यहाँ पर अपना थोड़ा सा सौहार्द दिखाना था, काइंडनेस दिखानी थी, लेकिन वो तो ऐसे चलेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाद में जो फजीयत हुई वो चौतरफा थी और सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम जीते हैं, ये इतिहास गवाह है, आप जानते हैं, अखबार जानता है, सारा देश जानता है। ट्रॉफी मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन चैंपियन तो हम ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए उनका जो बड़ा स्टेटमेंट जो पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिया था, जब उन्होंने बोला था कि ये ट्रिब्यूट है उन तमाम शहीदों को, और साथ ही साथ जब उन्होंने जीतने के बाद अपनी मैच फीस ही डोनेट कर दी इंडियन आर्म फोर्स को, तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। उसके बाद सलमान आगा ने भी उन्हीं को फॉलो करते हुए आकर के कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम भी अपनी पूरी जो हमारे सिविलियंस उस सिंदूर ऑपरेशन में मारे गए उनको हम डोनेट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि ऑपरेशन में उनके लोग शहीद हुए थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो छिपाई नहीं छिपती और वो लगातार इस तरीके से बाहर भी आती है। और खासतौर से गौरव, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरह की परिस्थितियाँ लगातार सामने नजर आईं, ऐसे में क्या माना जाए, क्या एक मौका जो खासतौर से हम कह सकते हैं वहाँ भी उसी तरह का रवैया पाकिस्तान का अपनाना, और उसके बाद शायद ट्रॉफी लेके उन्होंने ये सोचा कि जीत हमारी हो गई है, और ऐसी ही एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो अब से नहीं, पाकिस्तान न जाने कब से बनाता हुआ आता है।
बिल्कुल मुकुल, और इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान और खासतौर से मोहसिन नकवी का जो ढीठ रवैया था वो कहीं ना कहीं सामने एक बार फिर से देखने को मिला है, क्योंकि ये बात भारतीय टीम ने बहुत पहले ही साफ कर दी थी कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो कि मोहसिन नकवी हैं उनसे ट्रॉफी जो है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे पहले क्योंकि इससे साथ ही वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, और उनके द्वारा जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिस तरह की बातें उनके द्वारा लगातार इंटरनेट पर भद्दे भद्दे कमेंट्स जो है वो उनके द्वारा किए गए, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि मैदान पर खिलाड़ियों के बीच बात हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं? आप केवल पीसीबी के चेयरमैन नहीं हैं, आप केवल पाकिस्तान के गृह मंत्री नहीं हैं, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो आपका रवैया जो होना चाहिए था वो न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन वहां पर उन्होंने न्यूट्रल रवैया नहीं अपनाया, बल्कि अपने खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं वो उकसाते भी रहे। इस बात के लिए भी वो कहते रहे कि ठीक है, अगर हजाना भरना होगा तो हम भर देंगे। और सबसे शर्मनाक हरकत क्या थी कि जब अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव ने अपने जो व्यक्तिगत जो कहना चाहिए जो पुरस्कार होता है वो जब लेने गए, तो मोहसिन नकवी उस वक्त स्टेज पे थे, लेकिन उन्होंने ना तो ताली बजाई और सीधे जो है वो वापस वो चले गए ट्रॉफी और मेडल्स को लेकर के। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े दायरे में देखी जा सकती है, और इस बात को सामने रखा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है, जो कि उसका ढीठ रवैया है, और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता भी बताए थे कि सलमान अली आगा ने जिस तरह से बातें की कंट्रीब्यूट किया कि भाई ये हम जो प्राइज मनी है वो अपने लोगों को डोनेट कर रहे हैं। अरे आपके अपने लोग कौन थे? जो भारत ने अगर ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें आतंकवादी मारे गए, तो यहां कहीं ना कहीं सलमान अली आगा जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सपोज भी कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं एक समर्थन जो है वो दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि उस हमले में तो आतंकवादी मारे गए थे, एक भी निर्दोष जो नागरिक था उसकी कोई सिविलियंस की कोई हताहत नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ा जो एक नकाब है ना पाकिस्तान का, वो पूरी तरह से उतरता हुआ यहां पर दिख रहा है। और कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम ने मैदान के अंदर तो अपने जज्बे से जंग जीती, और साथ ही साथ मैदान के बाहर जो स्वाभिमान की जो लड़ाई थी उसको भी अपने नाम किया। जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश, मैदान कोई भी हो, कहीं भी हो, जीत का जो सहरा है, जो जीत विजय तिलक है, वो तो भारत के माथे पर ही सजना है, और उसकी बानगी भी हमने देखी। लेकिन क्या इसके जरिए हम कह सकते हैं पूरी दुनिया को एक संदेश भी फिर से भारत ने दिया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो हमने कहा है उस पर हम आज भी अटल हैं? बिल्कुल साफ स्पष्ट यहाँ पर मैसेज था। और देखिए, ये खिलाड़ी, देश की जनता, देश के पॉलिटिशियन सब जानते हैं कि किस तरह का जो था ऑपरेशन वो किया गया, और उन लोगों को, जैसे गौरव ने बताया, कि कोई सिविलियंस के खिलाफ पूरा का पूरा कैंपेन नहीं था, वो कैंपेन था टेररिज्म के खिलाफ। और भारत शुरू से आवाज उठाता है कि वो टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी फोरम हो। और ऐसे में जब ये मैच शुरू हुआ, एशिया कप का पहला ही जब मैच था भारत और पाकिस्तान का, तो ही नो हैंडशेक का जो आपने देखा था वहां पर देखने को मिला था एपिसोड। उसके बाद लगातार ये चीजें आगे बढ़ती, लेकिन देखिए उल झूल एपिसोड जो है वो पाकिस्तान ने भी लगातार किए। राउफ को आप देखिए, उन्होंने दिखाया जिस तरह से कि हमने 6 फाइटर जेट गिरा दिए, जो उनका मैसेज था, जो उनकी विजुअल्स दिख रहे थे। फिर फरहान को आप देखिए, शाहजादा फरहान जो है वो गन वहां पर दिखा रहे थे सेलिब्रेशन में। तो ये एक एग्रेसिवनेस दिखाता है कि नहीं, आप तो उसी मानसिकता के साथ आते हैं और आप दूसरी तरफ पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। लेकिन भारत ने किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं किया, उनको नहीं लेना, तो वो ग्राउंड में आराम से अपना चिल होकर के बैठे हुए थे, अपना वो मस्ती कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि भाई यहाँ वहां पर चैंपियंस का एक बोर्ड लेकर के आया गया मुकुल, और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा जाता है 5-7 मिनट बाद वो बोर्ड को गिरा दिया जाता है और फिर धीरे से वो बोर्ड पे हटा लिया जाता है। यानी किस तरह से यहाँ पर अपने आप को साबित कर रहे थे, सबने देखा, वहां मौजूद तमाम फैंस ने देखा। एक तो आपने अपने फैंस को निराश किया, पाकिस्तान ने बतौर फैंस की हम 28 तारीख को जान की बाजी लगा देंगे, वो बाजी कहां गई और बाजीगर कहां गए उनका नहीं पता लगा। और उसके बाद जो ये सारी चीजें आपने ग्राउंड में क्रिएट करी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सबक होगा कि आगे वो ऐसी गलती ना करे, क्योंकि खेलने हैं तो खेल पे फोकस करें, ना तो आप मैदान में जीते ना मैदान के बाहर जीते। और जो अपनी चौतरफा किरकिरी वो अलग कराई और फैंस का दिल और तोड़ा, और जिस तरह के फैंस के रिएक्शन है सभी जानते
हैं कि वो कितने निराश हैं। उनको फैंस के तो कई रिएक्शन ऐसे भी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये डिजर्व ही नहीं करते, इनको भेजा ही किसने, कप्तान किसने बनाया सलमान अगरवाल को। उनके खुद के पत्रकार ने पूछा भाई जब तुम बैटिंग करने आए तो कंडीशन 0 कर दी, वैसे 113 पे 1 थे, कहाँ 190 बनाना था, कहाँ तुम 147 में ही आउट हो गए। तो ये सब दिखाता है कि 20 ओवर भी नहीं खेल पाना और उलझुल हरकतें करते रहना। और बुमराह ने जो जवाब दिया हारिस रऊफ को वो बोल्ड करके कि भाई ये यॉर्कर उनका अपना जो है वो राफेल है, और ऐसे ही राफेल हमारे पास कई सारे हैं, वो ग्राउंड के अंदर बाहर दोनों जगह डिस्ट्रॉय करने का माध्यम है। बिल्कुल, और खासतौर से गौरव अगर देखा जाए पाकिस्तान, जब हम सीमाओं की बात करते हैं वहां बात की जाए या खेल के मैदान में, सिर्फ उकसावे का काम शायद पाकिस्तान को बेहतर आता है और वही वो करते हैं, लेकिन हर बार मौकी खानी पड़ी है, हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं वही स्थिति बनी हुई है, ढीठ जो है पूरी तरीके से अब हो चुका है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें इनके खिलाड़ियों को उठा करके देखें कि मैच से पहले कितनी तरह की बातें आने लगी थी, पड़ोसी मुल्क की तरफ से इतनी सारी बातें होने लगी थी कि ये फाइनल मुकाबला है, इसमें हम करके दिखा देंगे। तो आपको जब भी क्रिकेट के मैदान पर उतरते या किसी भी आप क्षेत्र में हैं, तो आप जंग जो है वो जुबान से नहीं लड़ते, आपको अपने परफॉर्मेंस से देना होता है। और परफॉर्मेंस इनका देखिए, परफॉर्मेंस साफ तौर पर इनका नजर आया कि किस तरह से जो अंतिम 8 विकेट थे, आपके 33 रन पे आप अपने अंतिम 8 विकेट खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वहां पे आप मात खा रहे हैं। और इन सब बातों को अब कहीं ना कहीं वो ज्यादा अब बढ़ाना चढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खराब परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी चाह रहे होंगे कि इस तरह की जो बातें हो तो उनके परफॉर्मेंस पर बात ना हो, लेकिन उनके परफॉर्मेंस पर भी बात होगी। क्योंकि जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया, आप पहला मैच जब आपने भारत के खिलाफ खेला वहां पे आप हारते हैं, दूसरा मैच आप वहां पे हारते हैं, तीसरा मैच आप एक बार फिर से बुरी तरह से यहां पे एक बार फिर से हारते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिखा रहा है कि ये टीम जो है वो अपना कंसंट्रेशन जो है, भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम में दोनों में अंतर क्या है? भारतीय टीम जो है वो जो कहती है उसको करके दिखाती है और अपने ऊपर अपनी बातों को हावी खेल पर नहीं होने देती। ठीक है, जिस तरह से भी हारिस रऊफ ने जो भी इशारे किए उसका जवाब जो है वो भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से दिया। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अब सटीक यॉर्कर के माध्यम से जिस तरह का जवाब दिया, वो जो है ना वो आपको याद रहता है, वो पल आपको याद रहते हैं। ये जीत जो है वो टीम इंडिया के लिए बेहद खास रहने वाली है। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने क्या कहा, ठीक है ट्रॉफी आप नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, ट्रॉफी मत दीजिए, ट्रॉफी क्या है, ट्रॉफी एक मटेरियल है, लेकिन यहां पर जो जीत मिली है ना, ये जो जीत जिस अंदाज में आई है, जिस माहौल के बीच में आई है, ये बहुत बड़ी है। क्योंकि इसमें आपको अपनी नर्व्स पे भी कंट्रोल रखना था, अपने खेल पर भी ध्यान रखना था, और अपने खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से एक लेवल पे बरकरार रहे उसको भी बरकरार रखना था। क्योंकि हम खुद देखते हैं कि किस तरह से पिछले मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग को लेकर के काफी बातें हो रही थी, जिस तरह से कैचेस वो छोड़ रहे थे उसकी काफी सारी बातें हो रही थी। तो ये सब सराउंडिंग्स थी, तो इस पर टीम इंडिया ने मेहनत की, लेकिन अपना जो एक कहना चाहिए कि जो उसूल था कि जिस तरह से कि हम यहां पर केवल एक, क्योंकि मजबूरी है खेलना, क्योंकि एक मल्टी ये टूर्नामेंट है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, इसमें आपको खेलना होगा, तो केवल खेलने का हमने एक बात की। बाकी आपसे किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आपसे किसी तरह का कोई और रिश्ता है, आपसे हम हाथ मिलाएं या फिर हम आपके कहना चाहिए कि जो मोहसिन नकवी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, उनसे जाकर के ट्रॉफी लें, क्योंकि ये बात तो टीम इंडिया ने बहुत पहले ही साफ कर दी थी। तो यहां पर एक पाकिस्तान ने जरूर जो एशिया कप का जो बाद का जो ट्रॉफी सेरेमनी का जो एक फंक्शन होता है उसका जो एक मजा है वो किरकिरा किया, और इसके लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी जो है वो जिम्मेदार है। क्योंकि मोहसिन नकवी अगर चाहते तो वहां पे और भी पदाधिकारी थे, उनके माध्यम से आप ट्रॉफी जो है वो दिला सकते थे, और इसको बीसीसीआई ने भी कह दिया था कि आपसे नहीं लेंगे, आपके जो साथ में और भी कई पदाधिकारी हैं, उसमें दूसरे देश के बोर्ड के प्रेसिडेंट्स भी थे, तो उनसे आप किसी को भी कह करके आप ट्रॉफी ये भारतीय टीम को दिला देते। और खुद इस बात को सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि देखिए ऐसा कभी होता नहीं है कि जो विजेता टीम हो उसको ट्रॉफी ही ना दिया जाए। तो ठीक है, आप ट्रॉफी रख लीजिए, अगर आपके पास आपको ट्रॉफी रखने में सुकून है तो आप रख लीजिए, लेकिन सारी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि एशिया कप किसने जीता है, किस अंदाज में जीता है, और किस तरह से बुरी तरह से पाकिस्तान को 3 मैच में हार का दंश झेलना पड़ा है। जी बिल्कुल, और इस हार के बाद फिर से एक बार बेनकाब जो है पाकिस्तान होता हुआ नजर आया, और अब स्थिति ये कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश और गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये तो बात हुई किस तरीके से बात की जीत के बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाजा संघर्ष विराम को लेकर। जी हाँ, क्या इसकी इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है या नहीं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास संघर्ष समाप्त करने के लिए 21 पॉइंट शांति योजना पेश की है। ट्रंप ने इस बैठक में गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर उम्मीद व्यक्त की है। इस प्रस्ताव के जो 21 पॉइंट हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये है कि किस तरीके से गाजा पट्टी का पुनर्विकास होगा, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना बनाई जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए दोनों पक्षों की सहमति पर तुरंत युद्ध विराम होगा। ये 21 सूत्रीय शांति योजना है जो कि इसका सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ इजराइल की सहमति के बाद 48 घंटे में सभी बंधक लौटाए जाएंगे, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। और आजीवन कारावास का सामना कर रहे फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा इजराइल, ये भी इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। शांतिपूर्ण हमास के सदस्यों को माफ़ी दी जाएगी और साथ ही मानवीय सहायता का स्तर जनवरी 2025 की डील जैसा रहेगा। इसके साथ अगर बात की जाए और क्या कुछ खास इसमें जो बातें हैं, उसमें कहा गया है कि सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं करेंगी और वहीं गाजा का प्रशासन अस्थायी फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में होगा। लेकिन क्या ये फॉर्मूला जो है वो वाकई शांति बहाल कर पाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा जिसमें कम टैरिफ और बेहतर व्यापारिक पहुंच हो, ये बात भी इसमें कही गई है। और किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं खासतौर से अगर देखा जाए तो हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा, उसके सभी सैन्य ढांचे भी नष्ट होंगे। और साथ ही इस 21 सूत्रीय शांति योजना में बताया गया है कि क्षेत्रीय ताकतें हमास और बाकी गुटों पर निगरानी कर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करेंगी। अमेरिका और उसके साझेदार एक अस्थायी स्थिरीकरण बल भी वहां बनाएंगे, जिसके चलते जो स्थिति है वो जस की तस रह सके, यानी शांति व्यवस्था बरकरार रहे। इजराइल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही जोड़ेगा। अगर हमास प्रस्ताव को नकारता है तो टेरर फ्री क्षेत्रों में से लागू किया जाएगा। इजराइल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा। तो ये 21 सूत्रीय शांति योजना जो है इसका जिक्र किया गया है। इस पर और हम जानकारी लेंगे और इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या माना जाए, क्या गाजा संघर्ष की जो हम बात करें उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा? और खासतौर से जो अगर देखा जाए जो 21 पॉइंटर्स हैं, 21 सूत्रीय योजना की जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही समेकित योजना दिया गया है। 24 सितंबर को इसे दिया गया था अरब लीग के नेताओं के साथ जब राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, उसी बैठक में ये दिया गया था, वाशिंगटन डीसी में। और उस बैठक में उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि गाजा से किसी को हटाया नहीं जाएगा, हालांकि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और गाजा के में जो भी क्षति हुई है उस क्षति को पूरा करने के लिए किस तरीके की फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी उन्होंने बात की। हालांकि इस पर क्या बात हुई इसे पूरी तरह बताया नहीं गया, लेकिन निश्चित तौर पे ये बात गारंटी उन्होंने दी एक तरीके से कि वहां गाजा में इजराइल का कब्जा नहीं होगा या वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा नहीं होगा, यह गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दुनिया के देशों को यह लग रहा था कि जिस तरीके से इजराइल आक्रामक है और जिस तरीके से हमास जो है वो जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको लौटाने में देर कर रहा है, उसमें आनाकानी कर रहा है, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल किस हद तक जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब अरब लीग के नेताओं और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई है तो यह स्थिति लगता है कि सकारात्मक दिशा में जा रही है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की बात होगी तो नेतन्याहू की बातचीत में भी डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पे अपनी पूरी योजना को रखेंगे उनके सामने। और नेतन्याहू देखिए अपने देश के अंदर भी उनके ऊपर दबाव है क्योंकि होस्टेजेस अभी तक सारे वापस नहीं आए हैं। आज सुबह ही हमास ने एक अनुरोध किया है कि अभी युद्ध विराम किया जाए क्योंकि होस्टेज 4 जो होस्टेज हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो मर गए, शायद वो मृत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर इजराइल के अंदर पड़ रहा है नेतन्याहू पे भी, और उन्हें भी एक एग्जिट रूट चाहिए कि किस तरीके से ये 2 साल से जो एक संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष से किस तरीके से वापस जाए, एक रिस्पेक्टेबल सॉल्यूशन चाहिए। और इसीलिए हमास के कोर्ट में बॉल है कि हमास जितनी जल्दी
बंधकों को रिहा करेगा उतनी जल्दी नेतन्याहू पे दबाव बढ़ेगा और इसमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस स्थिति में आएंगे कि दबाव बनाया जाए इजराइल पे कि वो सारे तरह के युद्ध रोके, कोई भी हमला ना करे। क्योंकि देखिए अगल बगल के पड़ोसी देशों में भी इस बात की काफ़ी आशंका है कि अगर ये लड़ाई चलती रही लगातार तो पूरा वो जो पूरा जोन है, पूरा एनर्जी का, ऑयल का, गैस का जोन है और उसमें लगातार बाधा आ रही है। तो नेतन्याहू के सामने ये बात मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे, उनका भी अपना व्यापारिक हित है। अगर गजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें अमेरिका का भी एक भूमिका होगी, उस भूमिका को कैसे अमेरिका निभाएगा, उसके बाद यूरोपीय देश किस तरह के कंस्ट्रक्शन में किसके कितने पैसे लगेंगे, किस तरह के का एक तरीके से कहे कि एक नया बनेगी वो इमारत, नई इमारतें बनेगी, खड़ेगी, तो एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एक स्रोत बनेगा पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज नेतन्याहू के साथ जब बात होगी तो उसके में कई बातें सामने आएगी और नेतन्याहू को समझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे समझाने की तो निश्चित तौर पर नेतन्याहू पे एक बड़ा दबाव बनेगा। यानी कहीं ना कहीं संघर्ष विराम के जो एक सकारात्मक संकेत हैं वो सीधे तौर पे नजर आ रहे हैं। और खासतौर से क्योंकि अगर देखा जाए अखिलेश नेतन्याहू जो कि लगातार इस बात को कहते आए कि वो हमास को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, जब तक उसे खत्म नहीं करेंगे स्थिति नहीं रुकेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 21 पॉइंटर दिए हैं, जो 21 सूत्री योजना है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जो हमास है वो शासन से बाहर रहेगा और तमाम जो उसके ढांचे हैं वो भी नष्ट किए जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए अब दुनिया में अब कोई भी नहीं चाहता है कि हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई की थी इजराइल के अंदर उस तरीके की कार्रवाई की पुनरावृत्ति हो। और अब कोई भी नहीं इस पक्ष में है कि हमास का वहाँ फिर से प्रभाव रहे, फिर से वहाँ शासन हो। और यहाँ तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी कहा कि हमास को वहाँ मौका नहीं दिया जाएगा पूरे गाजा पट्टी में फिर से दोबारा शासन में आने का। और डीमिलिटराइजेशन है, उनके हथियार सारे जब्त होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बात में तकरीबन एकता है सभी देशों में कि हमास को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज होने का, फिर से उनको किसी भी तरीके की ताकत देने की स्थिति नहीं रहेगी। और कई देश ये मानते हैं कि जो पूरा इजराइल का वो जो इलाका है, वो इजराइल का इलाका उस पूरे इलाके में एक 2 स्टेट सोल्यूशन बनना चाहिए। पैलेस्टीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अभी आपने देखा कि कई देशों ने फिर से मान्यता दी। भारत बहुत पहले से पैलेस्टाइन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात करता रहा है। भारत ने लगातार समर्थन करता रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। तो दुनिया में इस बात को लेकर तकरीबन एकमत है। लेकिन दुनिया में एकमत इस बात पे भी है कि हमास जैसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अब हमास को किस तरीके से पूरी तरह से कहा कि डिसआर्म किया जाएगा, डीमिलिटराइज किया जाएगा और हमास की उस पूरे इलाके में कोई मौजूदगी नहीं हो, उसकी सक्रियता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करने की मांग निश्चित तौर पर नेतन्याहू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अरब लीग के नेताओं के साथ बात करके इसको फिर से सुलझाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक दिशा में यह कार्रवाई जा रही है और देखना होगा कि कब इसके नतीजे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि आखिर कब तक जो संघर्ष विराम है वो हो पाएगा। संकेत तो नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रयास ये भी है कि भविष्य में इस तरह का जो संघर्ष है वो ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 42वें वार्षिक सम्मेलन का नई दिल्ली में आज शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाला ये सम्मेलन तटरक्षक बल के वरिष्ठ नेतृत्व को एक मंच पर लाता है ताकि वे बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक, परिचालनात्मक और प्रशासनिक अनिवार्यताओं पर विचार विमर्श कर सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने उच्च जोखिम वाली घटनाओं के दौरान तटरक्षक बल के त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की रणनीतियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत अपने लैंड बॉर्डर्स को लेकर स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता रहता है। पड़ोसी देशों की हरकतें भी किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने को जो मिल रही है कि हमारी चारों ओर के जो कंट्रीज हैं उनमें अक्सर इनस्टेबिलिटीज बनी रहती है। चारों तरफ की आज इस तरह की जो हालत है और कई बार अन्य देशों में भी हम अक्सर इनस्टेबिलिटी देखने को हमें मिलती है। जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों का सीधा इम्पैक्ट हमारे समुद्री क्षेत्र और विशेष रूप से बे ऑफ बंगाल पर पड़ता है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इलीगल माइग्रेशन और
मैरीटाइम एक्टिविटीज के माध्यम से यह इंस्टेबिलिटी हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा चैलेंज खड़ा करती है। इसलिए हमें केवल रूटीन सर्विलेंस तक खुद को सीमित नहीं रखना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की, जिनके राष्ट्र प्रेम और देश के लिए किए गए पराक्रम को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री ने सदैव वीर सपूतों के अद्वितीय साहस और पराक्रम को नमन करके देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया है। गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त कराने के लिए कोने कोने में स्वतंत्रता की अलख जगी थी। स्वाधीनता के दीवानों ने भारत मां के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। विदेशी आक्रमणकारी हुकूमतों के खिलाफ समय समय पर तलवारें खनकती रही। दौर मुगलों का हो या फिर अंग्रेजों का, भारत मां के कुछ ऐसे सपूत थे जिन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसे महान सपूतों के प्रेरणादायी जीवन गाथा का गौरव गान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने ऐतिहासिक रूप से ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। भारत के कोने कोने के महापुरुषों तिलका मांझी, टाटिया भीर, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइडिनलियो, लचित बरफुकन, पुणे के चापेकर बंधु जैसे बलिदानियों को राष्ट्र ने नमन किया। इसी कड़ी में देश अब बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा के गांव उलिहातू का दौरा किया। यह ऐतिहासिक था जब देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार उस सरजमी पर पहुंचा जहां महान सपूत ने जन्म लिया था। अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। देश की अगली पीढ़ी तक त्याग, बलिदान और राष्ट्र के लिए जीने मरने की प्रेरणा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किए। कृतज्ञ राष्ट्र भारत मां के चरणों में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता है और यह संकल्प भी करता है कि विभूतियों के आदर्शों और बताए रास्तों पर चलते हुए साल 2047 तक विकसित राष्ट्र निर्माण अवश्य पूरा होगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो भारत है, ये नया भारत है जो कि हर किसी का सम्मान करता है और खासतौर से ऐसे वीर सपूत भी जिनको पहले एक पहचान नहीं मिली थी, उनको पहचान दिलाने का काम भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, एनडीएमसी ने आज चाणक्यपुर स्थित बापूधाम को चौथी अनुपम कॉलोनी घोषित किया। एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा ने बापूधाम को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा से खास बातचीत की। आप देखिए इस बातचीत को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
एनडीएमसी ने अब एक और अनुपम कॉलोनी घोषित कर दी है और वो है बापू धाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चाणक्यपुरी। आप जानते हैं अनुपम कॉलोनी की परंपरा जो शुरू हुई है नई दिल्ली पालिका परिषद के तत्वावधान में, इसमें सारी कॉलोनीज़ में सिर्फ कूड़े का सेग्रीगेशन ही नहीं बल्कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि रिसाइकलिंग अच्छी तरह हो। और रिसाइकलिंग को जोड़ा गया है कि लोगों की आवश्यकता कितनी है, आवश्यकता से ज़्यादा वो कुछ दे सकते हैं और जिसको भी ज़रूरत है वो उस वस्तु को बिना कुछ पे किए, बिना कुछ शुल्क दिए उसको ले सकते हैं। तो ये चौथी कॉलोनी है पूरे एनडीएमसी की। पहले आपने देखा चाणक्यपुरी में थी, उसके बाद भारती नगर में थी, उसके बाद आराधना एनक्लेव में थी और ये चौथी है। ओवरऑल ये कॉलोनी सबों के लिए बहुत मॉडल कॉलोनी की तरह सामने आएगी और हम चाहते हैं कि इस परंपरा को और आगे बढ़ाएं, दूसरी कॉलोनी में भी इस तरह का ही काम हो और ये जो नुकी की दीवार है ये जारी रहे। मैं अपने सहयोगी जैन साहब का, राजीव जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया और मेरे सारे सहयोगी सेक्रेटरी, एमओएच, चीफ इंजीनियर, सिविल और सारे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर, सबों ने बहुत बहुत काम किया। सबों को बहुत बहुत बधाई। एनडीएमसी से जो 50 सालों से साफ़ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम देश की पहली म्यूनिसिपैलिटी बने जहाँ पे मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो। मैकेनाइजेशन फुल फ्लेज्ड वे में जो ट्रक वाला आप देखते हैं वो तो है जो बड़े बड़े रोड्स के लिए, लेकिन छोटी कॉलोनी के लिए आपने देखा होगा कि हैंड ड्रैग्ड स्वीपर्स हैं, जो कि मैंने खुद ही चला के देखा, उसको ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है उसको चलाने में, बल्कि और बहुत ही बढ़िया साफ़ करता है और उससे फिर धूल भी नहीं ऊपर उठती है। तो वो इस कॉलोनी में पहली शुरुआत है उसकी। तो ये मैकेनाइज्ड स्वीपर यदि स्टार्ट हो जाता है तो फिर आगे सारी कॉलोनी में हम लोग उसको लगाएंगे। यहाँ के आरडब्ल्यूए खुद ही मिल के प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं और उससे कुछ इनकम भी हो रहा है आरडब्ल्यूए के, जिसको ये यहाँ की कॉलोनी में ही लगाएंगे। जिसको माना जाता था कि शायद यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी इसको बनाने में, आप देखिए कि ये चौथी कॉलोनी हो गई है। तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से एनडीएमसी ने अपनी चौथी अनुपम कॉलोनी घोषित कर दी है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।